इमेजिन करें एक शख्स जो कंप्लीटली ब्रोक है और अपने करियर में बुरी तरह स्ट्रगल कर रहा है। राइट, मतलब बेसिक बिल्स पे करना भी एक अजाब बन चुका हो। एग्जैक्टली और वो लॉस एंजलिस की एक पहाड़ी पर गाड़ी रोकता है, अपने वॉलेट से एक ब्लैंक चेक निकालता है और खुद अपने नाम $10 मिलियन का अमाउंट लिख देता है। वाओ, 10 मिलियन। हाँ, और उस चेक पर वो तारीख डालता है 5 साल आगे की, यानी थैंक्सगिविंग 1995। और फिर उस कागज के टुकड़े को अपने बटुए में रखकर वापस अपनी आम सी जिंदगी में चला जाता है। सही। और ये किसी हॉलीवुड फिल्म का सीन नहीं है बल्कि। बिल्कुल नहीं, ये हकीकत में जिम कैरी की जिंदगी का एक वाकया है। और हैरत अंगेज बात यह है कि 1995 आते आते डम एंड डमर जैसी फिल्मों की सक्सेस के बाद उनकी फीस वाकई $20 मिलियन क्रॉस कर चुकी थी। ये वाकई एक माइंड ब्लोइंग रियलिटी है ना? तो चलिए इसको तफसील से खोलते हैं। आज हम इस बहस में नहीं पढ़ेंगे कि ये कोई जादू था या खालिस किस्मत। आज हमारे इस तफसीली जायजे का मकसद जैक कैनफील्ड की मशहूर किताब द सक्सेस प्रिंसिपल्स को डीकंस्ट्रक्ट करना है। बिल्कुल, और बिना किसी इंफॉर्मेशन ओवरलोड के हम उन बुनियादी उसूलों को समझेंगे जो हकीकत में काम करते हैं। सही बात है। हम देखेंगे कि ये सिस्टम्स दिमाग के लेवल पर कैसे काम करते हैं। तो कहाँ से शुरू करें? देखें, जिम कैरी वाली इस मिसाल से लोग अक्सर गलत नतीजा निकालते हैं। उन्हें लगता है कि सिर्फ ख्वाहिश करने और सोचने से सब कुछ मिल जाता है, जिसे हम मैजिकल थिंकिंग कहते हैं। हाँ, यानी बस सोचो और हो जाएगा। एग्जैक्टली। लेकिन इस धुंधली तस्वीर के पीछे ना वाज़े और ठोस असूल हैं, और इन असूलों की सबसे पहली बुनियाद वहां से शुरू होती है जिसे हम 100% जिम्मेदारी कबूल करना कहते हैं। 100% जिम्मेदारी, ओके। हाँ, जब तक इंसान अपने हालात की कंप्लीट रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेता, कोई भी साइकोलॉजिकल सिस्टम या गोल सेटिंग टेक्निक काम ही नहीं कर सकती। ये सुनने में थोड़ा मुश्किल लगता है। लोग अक्सर बाहरी हालात को ब्लेम करते हैं। सही कहा, क्योंकि इंसान फितरती तौर पर कॉग्निटिव ईज चाहता है। जब हम अपनी नाकामी का इल्ज़ाम बाहरी हालात, तबाह हाल इकोनॉमी या टॉक्सिक वर्कप्लेस पर डाल देते हैं, तो हमारा दिमाग रिलैक्स हो जाता है। क्योंकि अब हल निकालने की जिम्मेदारी हमारी नहीं रही, राइट? बिल्कुल, आपने सारा बोझ किसी और पर डाल दिया। या दैट मेक्स टोटल सेंस। जब हम इल्जाम किसी और पर डालते हैं तो दरअसल हम उस मसले को हल करने का पावर भी कंप्लीटली सरेंडर कर देते हैं। वी गो फ्रॉम बीइंग द ड्राइवर टू जस्ट बीइंग अ हेल्पलेस पैसेंजर। यही वजह है कि साइकोलॉजी में E+R=O का फॉर्मूला इतना गेम चेंजिंग माना जाता है। E+R=O, इसे थोड़ा एक्सप्लेन करें। श्योर। इवेंट यानी वाकया प्लस रिस्पॉन्स बराबर है आउटकम के। जिंदगी में जो हालात पैदा होते हैं ना, यानी इवेंट्स, उन पर हमारा जीरो कंट्रोल होता है। सही, यानी हम मौसम या इकोनॉमी को तो कंट्रोल नहीं कर सकते। एग्जैक्टली। लेकिन उस इवेंट पर हमारा रिस्पॉन्स तय करता है कि आउटकम क्या निकल कर आएगा। इसकी सबसे बेहतरीन केस स्टडी 1994 के लॉस एंजलिस अर्थक्वेक की है। ओह, उस जलजले के बाद का ग्रिडलॉक। हाँ, जलजले के बाद इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह हो चुका था और मैसिव ट्रैफिक जैम्स थे। वहाँ एसेंशियली दो कैटेगरीज के लोग थे। एक वो थे जो अपनी गाड़ियों के स्टीयरिंग व्हील्स पर मुक्के मार रहे थे, यानी फुल पैनिक और गुस्से में। सही। उनका ब्लड प्रेशर हाई था और वो जलजले और एडमिनिस्ट्रेशन को कोस रहे थे। और ऑब्वियसली इससे ट्रैफिक जैम में 1 इंच का भी फर्क नहीं आने वाला था। बिल्कुल नहीं। लेकिन उसी ग्रिड लॉक में दूसरे लोग भी थे जिन्होंने कंप्लीटली डिफरेंट रिस्पॉन्स चूज किया। एक ड्राइवर ने रियलाइज किया कि अब वो यहां फंस चुका है और इवेंट को चेंज नहीं कर सकता। तो उसने क्या किया? उसने उसी वक्त को यूटिलाइज करने का फैसला किया। उसने अपनी कार में स्पेनिश लैंग्वेज लर्निंग टेप्स प्ले किए और स्टडी शुरू कर दी। वाओ, वाकया दोनों के लिए बिल्कुल एक ही था, मतलब मैसिव अर्थक्वेक एंड ग्रिडलॉक। लेकिन पहले शख्स ने अपना रिस्पॉन्स डिफॉल्ट इमोशनल रिएक्शन पर छोड़ दिया, जबकि दूसरे ने उसे कॉन्शियसली एक अपॉर्चुनिटी में ट्रांसफॉर्म कर दिया। ये मुझे एक एनालॉजी याद दिला रहा है, बिल्कुल सेलिंग जैसा है। हवा किस डायरेक्शन में चलेगी ये किसी के बस में नहीं होता, लेकिन आप अपने बादबान यानी सेल्स को कैसे एडजस्ट करते हैं, ये मैकेनिज्म कंप्लीटली आपके हाथ में है।
बहुत ज़बरदस्त मिसाल है। अगर हम इसे बड़ी तस्वीर से जोड़ें तो कंप्लेन करना या शिकायत करना दरअसल इस बात का डिफिनिटिव प्रूफ है कि इंसान के जहन में किसी बेहतर हालात का तस्वुर मौजूद है। अच्छा, यानी शिकायत का मतलब है कि हमें पता है कि कुछ बेहतर हो सकता है। एग्जैक्टली लोग ग्रेविटी या लॉ ऑफ फिजिक्स की शिकायत नहीं करते। क्यों? क्योंकि ग्रेविटी एक इम्यूटेबल हकीकत है। लोग उसे सबकॉन्शियस लेवल पर कबूल कर लेते हैं। राइट। कोई ये नहीं कहता कि उफ ये ग्रेविटी कितनी अनोइंग है आज। हाँ हाँ बिल्कुल। शिकायत वहां होती है जहां इंसान का लॉजिक उसे बताता है कि बेहतरी की गुंजाइश मौजूद है, लेकिन उसका फियर उसे रिस्क लेने से रोक रहा होता है। वो चाहता है कि उसे खुद चेंज ना होना पड़े, बल्कि पूरी दुनिया एडजस्ट हो जाए। सो टेकिंग 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी मीन्स कि इंसान फाइनली अपने हाथ फर्मली स्टीयरिंग व्हील पर रख ले। बट स्टीयरिंग व्हील होना कंप्लीटली यूजलेस है अगर किसी को एब्सोल्यूट नो आइडिया हो कि वो ड्राइव कहाँ कर रहा है। सही बात है। मंजिल का पता होना लाजमी है। Which brings us right back to that Jim Carrey story. उस चेक वाली मिसाल में जो चीज़ सबसे ज़्यादा स्ट्राइक करती है वो सिर्फ पैसे की ख्वाहिश नहीं थी, बल्कि उसकी एक्सट्रीम स्पेसिफिसिटी थी। स्पेसिफिक होना सबसे अहम है। हाँ, यानी कितना चाहिए और कब तक चाहिए। $10 million एंड थैंक्सगिविंग 1995। स्पेसिफिसिटी ही दिमाग के न्यूरल पाथवेज को क्लियर डायरेक्शन देती है। सिर्फ ये कहना कि मुझे लाइफ में अमीर होना है या खुश रहना है, दिमाग के लिए एक नॉइस है। जस्ट बैकग्राउंड नॉइज, कोई क्लियर इंस्ट्रक्शन नहीं। एग्जैक्टली ये वेग इंस्ट्रक्शंस हैं जिन पर ब्रेन कोई एक्शनेबल प्रोटोकॉल इनिशिएट नहीं कर सकता। मकसद को क्वांटिफाइबल होना चाहिए। अच्छा, यहाँ मैं थोड़ा पुशबैक देना चाहूँगी। एक कागज़ पर स्पेसिफिक अमाउंट और डेट लिख देने से दिमाग को डायरेक्शन तो मिल गई, ओके, लेकिन अल्टीमेटली पैसे आसमान से तो नहीं गिरते। बिल्कुल नहीं गिरते। तो सिर्फ स्पेसिफिक लिख देने से दुनिया में अचानक नए रास्ते या अपॉर्चुनिटीज थोड़ी मैनिफेस्ट हो जाती हैं। इट स्टिल स्कर्ट्स डेंजरसली क्लोज टू मैजिकल थिंकिंग, मेरा ख्याल है। यहाँ एक अहम सवाल पैदा होता है और यहाँ न्यूरोसाइंस पिक्चर में आती है। ये कोई मैनिफेस्टेशन मैजिक नहीं है, बल्कि रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम या RAS का बायोलॉजिकल फंक्शन है। RAS, ये कैसे काम करता है? देखिए, हमारा दिमाग हर सिंगल सेकंड में मिलियंस ऑफ बिट्स की सेंसरी इंफॉर्मेशन रिसीव कर रहा होता है। आवाजें, रंग, बैकग्राउंड नॉइज, एंडलेस अपॉर्चुनिटीज। अगर दिमाग इस तमाम डाटा को कॉन्शियसली प्रोसेस करने लग जाए तो इंसान तो पागल हो जाए। सही, हमारा नर्वस सिस्टम ओवरलोड से क्रैश कर जाएगा। इसलिए ब्रेन स्टेम में मौजूद RAS एक रूथलेस बाउंसर या फिल्टर का काम करता है। अच्छा, फिल्टर आउट कर देता है एक्स्ट्रा चीजों को। एग्जैक्टली ये सिर्फ उसी गिनती की इंफॉर्मेशन को कॉन्शियसनेस तक आने देता है जो सर्वाइवल या हेविली प्रोग्राम्ड फोकस के लिए इंपॉर्टेंट हो। ओह आई सी। तो जब जिम कैरी ने वो $10 million का चेक लिखा और उसे क्रॉनिकली अपने फोकस में रखा, तो उसने दरअसल अपने दिमाग के RAS बाउंसर को एक नई VIP लिस्ट दे दी। प्रिसाइजली उसने अपने फिल्टर को बाईपास किया और बताया कि अब एनवायरनमेंट में उन स्पेसिफिक अपॉर्चुनिटीज या उन स्क्रिप्ट्स पर हाइपर फोकस करो जो इस एग्जैक्ट फाइनेंशियल गोल तक ले जा सकते हैं। और वो अपॉर्चुनिटी सोसाइटी में पहले भी एग्जिस्ट करती थी, लेकिन उसका RAS उन्हें इररेलेवेंट समझकर फिल्टर आउट कर रहा था। जैसे अगर कोई स्पेसिफिक रेड स्पोर्ट्स कार खरीदने का डिसीजन ले ले, तो अचानक उसे शहर की हर सड़क पर वही एग्जैक्ट कार नजर आने लगती है। कार्स ओवरनाइट मल्टीप्लाई नहीं हुई, बस फिल्टर ने उन्हें ब्लाइंड स्पॉट से निकालकर स्पॉटलाइट में रख दिया है। बिल्कुल सही पकड़ा आपने। और जब RAS ऑप्टिमली प्रोग्राम हो जाता है तो एक नया साइकोलॉजिकल पैराडाइम शिफ्ट जरूरी हो जाता है, जिसे इनवर्स पैरानॉइड बनना कहते हैं। इनवर्स पैरानॉइड, ये तो बड़ा अजीब सा टर्म है। पैरानॉइड तो वो लोग होते हैं जो डरते हैं। हाँ, क्लिनिकल टर्म्स में पैरानॉइड वो शख्स होता है जिसकी दिमागी वायरिंग उसे ये बिलीव करवाती है कि पूरी दुनिया या लोग उसके खिलाफ कोई साजिश कर रहे हैं। इनवर्स पैरानॉइड इस मैकेनिज्म को फ्लिप कर देता है। तो इसका मतलब है कि हम ये सोचें कि दुनिया हमारी दोस्त है। यस, ये एक ऐसी कॉन्शियस स्टेट है जहां इंसान अपना डिफॉल्ट वर्ल्ड व्यू ये बना लेता है कि दुनिया नुकसान पहुंचाने के बजाय कॉन्स्टेंटली फायदा पहुंचाने और ग्रोथ की साजिश कर रही है। वाओ, हर फेल होने पर या हर ब्लॉक रोड में ऑटोमेटिकली ये पैटर्न ढूंढना कि इस स्पेसिफिक प्रॉब्लम में मेरे लिए क्या हिडन फायदा मौजूद है। एग्जैक्टली
आपका नजरिया ही बदल जाता है। यहाँ बात वाकई बहुत दिलचस्प हो जाती है। हमने एस्टैब्लिश कर लिया कि गोल स्पेसिफिक है, आरएएस फायरिंग ऑन ऑल सिलेंडर्स है और इन्वर्स पैरानॉइड माइंडसेट बी प्लेस में है। सही। लेकिन मेरी ऑब्जर्वेशन ये बताती है कि लोग इस स्टेज पर पहुंचकर भी फ्रीज हो जाते हैं। आई मीन दे हैव द मैप, दे सी द रोड, बट दे जस्ट कांट हिट द गैस पेडल। क्यों? इसकी वजह वो है जिसे जैक कैनफील्ड इंटरनल ब्रेक्स कहते हैं। हमारी डीपली इंग्रेन जहनी पाबंदियां और कंफर्ट जोन्स। ज़हनी पाबंदियां, यानी हम खुद अपने आप को रोकते हैं। बिल्कुल, क्योंकि इंटेलेक्चुअल अंडरस्टैंडिंग और सबकॉन्शियस प्रोग्रामिंग ये दो मुख्तलिफ चीजें हैं। इन इंटरनल ब्रेक्स को समझने के लिए ना बेबी एलिफेंट की कंडीशनिंग देखें। हाथी के बच्चे की मिसाल। हाँ, जब हाथी का बच्चा फिजिकली बहुत छोटा और वीक होता है तो ट्रेनर्स उसे एक हेवी चेन से खूंटे के साथ बांध देते हैं। वो एस्केप करने की हजारों कोशिशें करता है लेकिन नाकाम रहता है। क्योंकि वो फिजिकली इतना ताकतवर नहीं होता उस वक्त। सही। और इस लगातार नाकामी से उसके दिमाग में एक परमानेंट न्यूरोलॉजिकल बाउंड्री बन जाती है कि वो इस चेन को कभी ओवरकम नहीं कर सकता। अच्छा, और फिर जब वो बड़ा होता है? सालों बाद जब वो 5 टन का मैसिव बीस्ट बन जाता है जो पूरे दरख्त उखाड़ सकता है, तो उसे सिर्फ एक मामूली सी रस्सी से बांध दिया जाता है और वो अटेम्प्ट ही नहीं करता तोड़ने की। यानी उसकी फिजिकल लिमिट कब की खत्म हो चुकी होती है, लेकिन उसकी साइकोलॉजिकल लिमिट अभी भी उन्हीं पुरानी बाउंड्रीज पर ऑपरेट कर रही होती है। एग्जैक्टली। और इंसान भी ऐसी ही जहनी रस्सियों से बंधे हैं। ये एग्जैक्टली आज के मॉडर्न स्मार्टफोन्स की बैकग्राउंड एक्टिविटीज की तरह है। आपके फोन की बैटरी 100% है, हार्डवेयर एब्सोल्यूट लेटेस्ट है, लेकिन बैटरी मिस्टीरियस तरीके से ड्रेन हो रही है और फोन लैग कर रहा है। बहुत खूब। फिर क्या होता है? फिर आप सेटिंग्स में जाते हैं तो पता चलता है कि बैकग्राउंड में 20 अलग-अलग हैवी एप्लीकेशंस रन कर रही हैं। वो सामने स्क्रीन पर तो नहीं है, लेकिन डिवाइस की प्रोसेसिंग पावर और बैटरी कंटिन्यूअसली चूस रही हैं। ये बहुत एक्यूरेट टेक्निकल पैरेलल है। हमारी लाइफ में हमारे सेल्फ डाउट्स, सोसाइटी की नेगेटिव कंडीशनिंग और पास्ट फेलियर्स के फेयर्स बिल्कुल वही इनविजिबल बैकग्राउंड एप्स हैं। हम बेसिकली कॉन्शियस लेवल पर सक्सेस की एप्स खोलते हैं, लेकिन पावर पहले ही ड्रेन हो रही होती है। और इन डिस्ट्रक्टिव बैकग्राउंड ऐप्स को फोर्स क्लोज करने और इंटरनल ब्रेक्स को रिलीज करने के दो साइंटिफिकली बैक्ड मेथड्स हैं, एफर्मेशंस और विजुअलाइजेशंस। एफर्मेशंस यानी सिर्फ अच्छा सोचना? नहीं, एफर्मेशंस बेसिक पॉजिटिव थिंकिंग नहीं है। जब कोई आई एम फ्रेजेस यूज करता है, जैसे आई एम कंप्लीटली केपेबल ऑफ लीडिंग दिस प्रोजेक्ट, तो इंसान दरअसल अपने नर्वस सिस्टम को कमांडिंग स्टेट में ला रहा होता है। अच्छा, और विजुअलाइजेशंस इससे भी डीपर है, राइट? बिल्कुल। ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट जिम्नास्ट पीटर विडमार इसकी प्राइम एग्जाम्पल हैं। उन्होंने सिर्फ फिजिकल ट्रेनिंग नहीं की, उन्होंने आइसोलेशन में बैठकर 1984 के ओलंपिक्स फाइनल की मेंटल वॉक थ्रूज की। यानी जहन में पूरा इवेंट इमेजिन किया। हाँ, उन्होंने स्पेसिफिक इक्विपमेंट की स्मेल, क्राउड का रोरिंग साउंड और अपनी बॉडी की प्रिसाइज मूवमेंट्स को थाउजेंड्स ऑफ टाइम्स विविडली इमेजिन किया। और न्यूरोसाइंस अब इस फिनोमेना को परफेक्टली एक्सप्लेन करती है। जब कोई किसी एक्शन को एक्सट्रीम डिटेल और इमोशन के साथ विजुअलाइज करता है, तो दिमाग में एग्जैक्ट वही मोटर न्यूरॉन्स फायर होते हैं जो एक्चुअल फिजिकल एक्टिविटी के वक्त होते हैं। सही कहा, क्योंकि ब्रेन की प्राइमरी लैंग्वेज एक्सपीरियंसेस हैं, वर्ड्स नहीं। आई मीन दिमाग हकीकत और एक डीपली इमेजिन्ड विविड मेमोरी के दरमियान न्यूरोकेमिकली फर्क ही नहीं कर पाता। तो पीटर विडमार दरअसल अपने ब्रेन के हार्डवेयर पर सक्सेसफुल फिजिकल एग्जीक्यूशन का कोड राइट कर रहे थे, बिना एक मसल मूव किए। एग्जैक्टली। और इसी न्यूरल पाथवेज की स्ट्रेंथ को जॉन एसराफ के विजन बोर्ड एक्सपीरियंस में भी देखा जा सकता है। उन्होंने क्या किया था? उन्होंने अपने विजन बोर्ड पर एक बहुत स्पेसिफिक 7000 स्क्वायर फीट एस्टेट की पिक्चर अटैच की। रोजाना उस तस्वीर को देखने से उनका आरएएस उस लाइफस्टाइल से रिलेटेड इंफॉर्मेशन के लिए हाइपर अट्यून्ड हो गया। पूरा आरएएस प्रोग्राम हो गया उस घर के लिए। हाँ, और 5 साल बाद जब वो एक घर खरीद कर मूव इन कर रहे थे, तो उनके बेटे ने पुराना विजन बोर्ड बॉक्स से निकाला। जॉन ये देखकर डीपली शॉक थे कि जिस घर में वो एग्जैक्टली खड़े थे, वो 100% वही प्रॉपर्टी थी जिसकी पिक्चर उन्होंने रैंडमली किसी मैगजीन से कट की थी। दैट इज इनसेन।
यानी उनकी कंटिन्यूसली प्राइम्ड आरएएस ने सबकॉन्शियसली उन्हें ऐसे बिजनेस डिसीजंस और रियल एस्टेट एजेंट्स की तरफ गाइड किया जो प्रैक्टिकली उन्हें उसी एग्जैक्ट घर तक ले आए। बिल्कुल यही हुआ। ओके, लेट्स स्टॉप राइट देयर, क्योंकि यहाँ एक बहुत बड़ा ट्रैप मौजूद है जहाँ मैक्सिमम लोग फंस जाते हैं। लोग समझते हैं कि विजन बोर्ड ड्रॉ कर लिया, रैस प्रोग्राम हो गया तो यूनिवर्स उन्हें रिवॉर्ड देगा। ये सबसे बड़ी गलतफहमी है। But the absolute truth is, the world doesn't pay you a single dime for what you know or what you passionately visualize. दुनिया किसी को सिर्फ इस बात का रिवॉर्ड देती है कि वो फिजिकली एग्जीक्यूट क्या करता है, the action phase। एक्शन के बगैर बेस्ट विजुअलाइजेशंस भी सिर्फ ऑर्गेनाइज्ड डे ड्रीम्स हैं। इसकी एक बहुत जबरदस्त मिसाल एक फेमस हाई टिकट सेमिनार का केस है। वो $100 नोट वाला केस? हाँ, स्पीकर ने सडनली अपनी पॉकेट से एक क्रिस्प $100 का नोट निकाला। उसने नोट को हवा में होल्ड किया और ऑडियंस से पूछा, यहाँ कौन ये नोट चाहता है? सबने हाथ खड़ा कर दिया होगा obviously। हॉल में बैठे हर सिंगल पर्सन ने हाथ रेस किया। कुछ ने लाउडली शाउट भी किया कि उन्हें वो पैसे चाहिए। इंटेंशंस और डिजायर्स रूम में 100% थी। लेकिन मिला किसको? नोट फिजिकली उस शख्स को मिला जो रैपिडली अपनी कुर्सी से उठा, आइल्स क्रॉस किए, स्टेज के स्टेप्स चढ़ा और एग्जैक्टली जाके स्पीकर के हाथ से वो नोट पुल कर लिया। बाकी सबके पास डिजायर थी, लेकिन फिजिकल एक्शन सिर्फ एक ने एग्जीक्यूट किया। So why do people stay glued to their chairs? अगर मेथोडोलॉजी इतनी क्लियर है तो कौन सी फोर्स उन्हें पैरालाइज कर देती है एक्शन लेने से? डर। और कैनफील्ड ने अपनी किताब में डर यानी FEAR को एक साइकोलॉजिकल एक्रोनिम के तौर पर आइसोलेट किया है। फैंटेसाइज्ड एक्सपीरियंसेस अपीयरिंग रियल। फैंटेसाइज्ड एक्सपीरियंसेस, अच्छा। देखें, दिमाग का प्राइमरी एवोल्यूशनरी फंक्शन इंसान को खुश रखना या सक्सेसफुल बनाना नहीं है, बल्कि उसे जिंदा रखना है। तो नए रिस्क लेने पर दिमाग पैनिक करता है? एग्जैक्टली। जब भी इंसान किसी नए और अनसर्टन टेरिटरी में स्टेप करता है तो अमिगडाला हाइपर एक्टिव हो जाता है और वर्स्ट के सिनारियोस की एक हॉरर मूवी जनरेट करता है। फेल हो गए तो पब्लिक ह्यूमिलिएशन होगी, बैंक बैलेंस जीरो हो जाएगा। और ये सारी मूवीज फ्यूचर में प्ले हो रही होती हैं, इनका रियलिटी से कोई ताल्लुक नहीं होता। वो एयरप्लेन पैसेंजर वाली एंजाइटी इंसिडेंट इसकी परफेक्ट डेमोन्स्ट्रेशन है। हाँ, वो बहुत क्लियर मिसाल है। एक खातून फ्लाइट के दौरान एक्सट्रीम पैनिक अटैक सफर कर रही थी क्योंकि उसका दिमाग कंटिन्यूअसली प्लेन क्रैश होने, आग लगने और मौत की एक वायलेंटली ग्राफिक फिल्म प्ले कर रहा था। शी वॉज बायोलॉजिकली एक्सपीरियंसिंग अ क्रैश दैट हैडंट हैपेंड। सही, उनका डर टोटली इमेजिन्ड था। लेकिन जब फ्लाइट अटेंडेंट ने उसे इंटरप्ट किया और गाइड किया कि वो अपनी डेस्टिनेशन यानी डिज्नी वर्ल्ड में अपने ग्रैंड किड्स के साथ रोलर कोस्टर्स और लाफ्टर को इंटेंसिवली विजुअलाइज करे, तो विद इन सेकेंड्स उसका फिजिकल पैनिक कोलैप्स हो गया। हार्ट रेट नॉर्मल हो गई। हाँ, डर प्लेन के कंप्लीटली नॉर्मल मैकेनिकल फंक्शनिंग में नहीं था, वो सिर्फ उसकी खुद की डायरेक्ट की हुई एक हॉरर प्रोजेक्शन थी। और जब एक स्ट्रॉन्ग इंडिविजुअल इस डर को ओवरराइड करके इवेंचुअली एक्शन ले भी लेता है तो उसे दूसरी सबसे ब्रूटल दीवार से टकराना पड़ता है, और वो है रिजेक्शन। ओह यस, रिजेक्शन सुनना ह्यूमन ईगो के लिए डीपली पेनफुल होता है। क्योंकि ट्राइबल टाइम्स में रिजेक्शन का मतलब आइसोलेशन और डेथ होता था, लेकिन मॉडर्न कॉन्टेक्स्ट में रिजेक्शन दरअसल एक लॉजिकल इल्यूजन है। लॉजिकल इल्यूजन कैसे? अगर कोई एक प्रमोशन के लिए अप्लाई करता है और बोर्ड उसे रिजेक्ट कर देता है तो स्ट्रक्चरली उसका कोई नुकसान नहीं हुआ। अप्लाई करने से पहले भी वो उस हाई पोस्ट पर नहीं था और रिजेक्शन के बाद भी नहीं है। बेसलाइन कंडीशन वैसी रही? एग्जैक्टली, बेसलाइन कंडीशन 0 डिग्रेड हुई। इंसान बस नेचुरली वहां खड़ा है जहां वो सुबह था। तो इस सब का मतलब क्या है? यू कैन नॉट लूज वॉट यू नेवर पोजेस्ड। और इस इमोशनल वेट को न्यूट्रलाइज करने के लिए ना एक SW का माइंडसेट पैराडाइम है जो बहुत पावरफुल है। SW, ये क्या असूल है? सम विल, सम वोंट, सो व्हाट, समवन्स वेटिंग। किसी भी एंडेवर में स्टैटिस्टिकली कुछ लोग वैल्यू रिकॉग्नाइज करेंगे, कुछ बिल्कुल नहीं करेंगे। सो व्हाट, द नेक्स्ट पर्सन इज ऑलरेडी वेटिंग। ये बहुत प्रैक्टिकल माइंडसेट है। चिकन सूप फॉर द सोल की पब्लिशिंग जर्नी इस मेंटल स्टैमिना की पीक है। उन्हें एग्जैक्टली 144 मेजर पब्लिशर्स ने स्ट्रेट रिजेक्ट किया। बार इनकार। हाँ, 144 टाइम्स उन्हें प्रोफेशनली बताया गया कि इस कॉन्सेप्ट की कोई मार्केट नहीं है। अगर वो ईगो ड्रिवन होते और 100 रिजेक्शंस के बाद रैशनलाइजेशन कर लेते तो 0 आउटकम होता, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। और नतीजा ये निकला
कि वो दुनिया की सबसे ज्यादा रेवेन्यू जनरेट करने वाली सीरीज में ट्रांसफॉर्म हो गई। सही बात है। सेम फिजियोलॉजिकल एंड मेंटल रेजिलियंस रूबन गोंजालेस की एक्स्ट्राऑर्डिनरी जर्नी में नजर आती है। उन्होंने ल्यूट्स जैसी डेंजरसली फास्ट और एक्सट्रीम आइस स्पोर्ट्स सीखने का प्रैक्टिकली तब फैसला किया जब उनकी एज 21 थी। और प्रोफेशनल स्पोर्ट्स में तो इस एज को स्ट्रिक्टली टू लेट कंसिडर किया जाता है ना? बिल्कुल, उन्हें बार बार मॉक किया गया, ब्रूटल फिजिकल क्रैशेस फेस करने पड़े, हड्डियां टूटने का एक्सट्रीम डेंजर था, लेकिन उन्होंने कांस्टेंट स्टेप बाय स्टेप एक्शन को रोकने नहीं दिया। रिजेक्शंस के इस ब्रूटल साइकिल में बर्नआउट से बचने के लिए कोई हैक नहीं है क्या? एक हाईली स्ट्रक्चर्ड बायोलॉजिकल हैक मौजूद है जिसे द रूल ऑफ 5 कहा जाता है। द रूल ऑफ 5, क्योंकि जब हराइजन पर $10 मिलियन या एक ग्लोबल बेस्ट सेलर या ओलंपिक स्टेडियम एज अ गोल होता है, तो उस गोल की मैसिव स्केल दिमाग के एग्जीक्यूशन सेंटर्स को ओवरवेल्म कर देती है। पहाड़ इतना बड़ा लगता है कि दिमाग पहला स्टेप लेने से ही इनकार कर देता है। इस पैरालिसिस को तोड़ने का वाहिद मैथमेटिकल तरीका ये है कि उस मैसिव पहाड़ को छोटे मैनेजेबल डेली कोटाज में तोड़ दिया जाए। तो ये 5 का असूल कैसे काम करता है? इसकी मैकेनिक्स रूथलेसली एफिशिएंट है। किसी भी मैसिव गोल को अचीव करने के लिए स्ट्रिक्टली रोजाना सिर्फ 5 ऐसे माइक्रो एक्शंस लेने हैं जो ट्रेजेक्टरी पर आगे पुश करे। न 4 एक्शंस न 10, सिर्फ 5। इसे एक लंबर जैक्स की स्ट्रैटेजी से समझें। अगर सामने एक हाईली डेंस और मैसिव दरख्त है और रोजाना एक परफेक्टली शार्पन्ड कुल्हाड़ी लेकर उस दरख्त पर मैथमेटिकली सिर्फ 5 वार किए जाएं, तो आउटकम क्या होगा? पहले हफ्ते या महीने शायद थोड़ा सा डेंट पड़े, लेकिन अगर वो कंसिस्टेंसी अनब्रोकन रहे तो फिजिक्स के लॉज के मुताबिक वो दरख्त आखिरकार गिरने पर मजबूर हो जाएगा, चाहे वो कितना ही अजीम क्यों ना हो। ये दिमाग में डोपामीन लूप्स क्रिएट करता है, राइट? हर रोज 5 टास्क स्टिक करने से डोपामीन हिट मिलती है जो अगले दिन का स्टैमिना फ्यूल करती है। एग्जैक्टली और इसी वजह से इंसान बर्नआउट से बच जाता है। ओके, लेट्स कनेक्ट ऑल दीज नोड्स वीव जस्ट मैप्ड आउट। तो हमारा आज का तफसीली जायजा ये क्लियरली बताता है कि सक्सेस का सफर रिजिडली स्टीयरिंग व्हील पकड़ने से शुरू होता है। 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी होती है। उसके बाद अपने रास फिल्टर को प्रिसाइज इंस्ट्रक्शंस देकर अपॉर्चुनिटी स्पॉट करनी होती है। फिर अपने सबकॉन्शियस इंटरनल ब्रेक्स यानी फेयर्स को इंटेंसिव विजुअलाइजेशन के थ्रू ओवरराइड करना होता है और अल्टीमेटली ब्रेन की हॉरर मूवीज और रिजेक्शन को क्रश करते हुए ब्लाइंडली द रूल ऑफ 5 को एग्जीक्यूट करना। ये सब प्योर बिहेवियरल इंजीनियरिंग है, लेकिन यहाँ मैं सुनने वालों के लिए एक डीपर थॉट प्रोसेस प्रोवोक करना चाहता हूँ। अच्छा, क्या? देखें, इन तमाम वेल डॉक्यूमेंटेड मैकेनिक्स के बावजूद ह्यूमैनिटी का एक मैसिव चंक फेल क्यों होता है? एवोल्यूशन और स्किल एक्विजिशन में एक इनिशियल फेज होता है जिसे ऑकवर्ड स्टेज कहते हैं। यानी शुरुआती अनारीपन। हाँ, जब भी कोई नया स्किल सीखा जाता है तो इनिशियली इंसान बहुत अनारी और बेवकूफ लगता है। बच्चे इस ऑकवर्ड स्टेज को कंप्लीटली इग्नोर करते हैं। सही, जब वो चलना सीखते हैं तो हजारों बार गिरते हैं। लोग उन पर मुस्कुराते हैं, लेकिन उनकी ईगो उन्हें रोकती नहीं। जबकि एक अडल्ट इस इनिशियल ऑकवर्डनेस और पब्लिक ह्यूमिलिएशन के स्लाइट रिस्क से इतना टेरिफाइड होता है कि वो सीखना ही अबैंडन कर देता है। वाओ! ये सवाल खुद एहतसाबी डिमांड करता है। क्या हमारी नाकामी की सबसे बड़ी वजह वाकई रिसोर्सेज या इंटेलिजेंस की कमी है, या हमारी ईगो हमें शुरू में अनाड़ी और ऑकवर्ड दिखने से रोक रही है? That fundamentally shifts the lens. क्या हम सबकॉन्शियसली अपने फ्यूचर पोटेंशियल को सिर्फ इसलिए सैबोटाज कर रहे हैं ताकि हमारा प्रेजेंट मोमेंट का प्राइड इंटैक्ट रहे? ये एक बहुत अनकंफर्टेबल सवाल है। और इसे डीपली कन्फ्रंट करना ही कामयाबी का असल मैकेनिज्म है। इसमें मैजिक जैसा कुछ नहीं, स्ट्रिक्टली मैकेनिक्स हैं। The wind is constantly going to blow with extreme volatility. हवा पर किसी का कंट्रोल नहीं है, but today we've deconstructed exactly how you can tear down and rebuild your own sails. उम्मीद है सुनने वाले इन उसूलों को अपनी जिंदगी में अपनाएंगे। अगले जायजे तक के लिए खुदा हाफिज।